नमस्कारम प्रिय छात्रों, आज कक्षा 10वीं के जो भी छात्र छात्राएं यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए पहला अध्याय पहला पाठ हमारा जो है सूचि पर्यावरणम कक्षा 10वीं के लिए संस्कृत का जो है इसको आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका हम अर्थ समझेंगे कि जो इसमें जो रचयिता हैं जिन्होंने इस चीज़ को लिखा हुआ है वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसको पहले हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक परिचय लेते हुए चलते हैं। इसमें लिखा गया है, एक एक करके सारी बातों को हम समझने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवहे हरिदत्त शर्मणः लस्य लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अत्र कविः महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिन्तिमनः दृश्यते। सः कथयति यद् इदं लौहचक्रं शरीरस्य मनस्य शोषकम् अस्ति, अस्मादेव वायुमण्डलं मलिनं भवति। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरं नदी निर्झरं वृक्ष समूहं लता कुंजं पक्षी कुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे। और जब हम संस्कृत पढ़ रहे होते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक एक जो शब्द होते हैं उसको तोड़ तोड़ करके अगर हम पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि संस्कृत से ही कहीं ना कहीं एक हल्का जुल्का मिली हुई हमारी हिंदी होती है। वैसे तो जो हम आपस में आम बोलचाल की भाषा में हिंदी बोलते हैं, इसमें उर्दू और फारसी जैसे और भी बहुत भाषाएं मिली होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कृत इसका एक स्रोत रहता है, इसीलिए कई चीज़ों को हमें समझना आसान हो जाता है। हम यहीं से समझने का प्रयास करेंगे कि चीज़ों में क्या क्या बोला गया है, उसके बाद हम अपने इसमें आते हैं। बोल रहे हैं अयम पाठ, यानी इस पाठ में आधुनिक संस्कृत कवये, संस्कृत कवये यानी कि संस्कृत कवि की और आधुनिक संस्कृत कवि की बातचीत की जा रही है। कौन से कवि की? जो आधुनिक संस्कृत कवि हैं। जब हम हिंदी पढ़ रहे होते हैं तो उस समय भी हमारे पास मध्यकाल, आधुनिक काल और प्राचीन काल, इस तरीके से हम हिंदी के विषय को डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद जी, इस तरह से हम पढ़ते हैं। पीछे की तरफ हम जाते हैं तो हम पढ़ते हैं कि किस तरह से आपने जो अलग अलग हमें स्रोत मिले इतिहास से, जैसे हम समरादित्य कथा पढ़ रहे होते हैं हरिभद्र सूरी की, या फिर हम मेघदूत पढ़ रहे होते हैं, रघुवंशम पढ़ रहे होते हैं, मालविकाग्नि मित्रम पढ़ रहे होते हैं। इस तरीके की जो अलग अलग रचनाएं हमने पढ़ी होती हैं उनको हम कालखंड में बांटते हैं। इसी तरीके से संस्कृत में भी हम आधुनिक संस्कृत की जब बात करें, यानी कि जो अभी के समय की संस्कृत है लगभग पिछले 100-200 सालों की, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके एक हरिदत्त शर्मण नाम के एक आधुनिक संस्कृत कवि हुए हैं, उन्होंने ये रचना लिखी है। कौन सी वाली? उनकी रचना का नाम है लस्य लतिका, लसल लतिका ऐसा हम कह सकते हैं। इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति, यानी कि इस रचना से इसको संकलित किया गया जो आपको नीचे पाठ दिया गया है। तो ये सिर्फ उन्होंने इतना लिखा ऐसा नहीं है, उन्होंने एक विस्तृत तरीके से लिखा। उसका एक पाठ यहां पर दिया गया है लस्य लतिका का। ये बोल रहे हैं अत्र कवि, यहां पर कवि महानगराणाम, नगर के बारे में, जो मेगा सिटीज होती हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, महानगराणाम यंत्राधिक्येन यानी कि यंत्र की जहां अधिकता है, जो पूरा का पूरा मैकेनिकल जो चीजें चल रही है, पूरे उसमें गाड़ियां चल रही है, मोटर गाड़ियां चल रही है, पूरी चीजें मैकेनिकल हो चुकी हैं, प्रकृति जहां पर विलुप्त हो चुकी है लगभग, उस तरह की बात कर रहे हैं कि अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणों पर, यानी कि कुल मिलाकर के हुआ कि जब यंत्र पूरा हावी हो गया हमारे समाज पर तो वहां पर प्रदूषण भी फैल गया। बहुत सारी गाड़ियां जाती है तो ध्वनि प्रदूषण होता है, उससे वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, तरह तरह के प्रदूषण देखने को मिलते हैं। उसी की वो बात करें कि अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणों पर चिंतिमनः दृश्यते, यानी कि जो यहाँ पर कवि हैं, जो जिन्होंने लिखा हुआ है, जिनकी हम बात करें हरिदत्त शर्मा जी की, वो इस बात से चिंतित हैं। किस बात से चिंतित हमें दिखाई देते हैं? वो इस बात से चिंतित दिखाई देते हैं कि यंत्रों की अधिकता से जो प्रवर्धित हो चुका है प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उस चिंता, उनकी चिंता यहां पर हमें दिखाई दे रही है उनकी इस कविता में जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। सह कथयति यद इदम लौह चक्रम शरीरस्य मनस्य शोषकम अस्ति, वो ऐसा कहते हैं, वो एक समरी दे रहे हैं आपको यहाँ पर, एक संक्षिप्त में एक समास है यहाँ पर, वो आपको एक विवरण दे रहे हैं इस बात का कि वो किस बात से परेशान है। वो इस बात से परेशान है, वो ऐसा कहते हैं कि यद इदम लौह चक्रम, यानी कि जो लौह चक्र है, लौह चक्र यहां पर प्रयोग किया गया। जैसे रेलगाड़ियां चलती हैं, गाड़ियां चलती है, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, उनके पहिए होते हैं, तो पहियों को लौह चक्र से संबोधित किया जा रहा है। तो यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि यद इदा लौह चक्रम शरीरस्य मनस्य शोषकम अस्ति, यानी कि शरीर के और मन के शोषक है, यानी कि शरीर और मन को पूरी तरीके से सोख देते हैं, इंसान को एकदम नीरस बना देते हैं। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, और इससे हमारा जो वायुमंडल है वो प्रदूषित हो रहा है, मलिन हो रहा है। ये बात कर रहे हैं कवि महानगरीय जीवनात्, कवि महानगर के जीवन के बारे में जीवन से सुदूर नदी, यहां पे आप देख लेंगे महानगरीय जीवनाथ है, यहां पर आप मुझे बताइए कौन सी विभक्ति यहां पर लग रही है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जनम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव
कुंजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। ये सब देख करके कि बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, ये चल रहा है, पूरा मैकेनिकल हो चुकी हैं चीजें, इन सब से कवि बहुत चिंतित हो गए हैं और अब वो चाहते हैं कि मैं इन सब चीजों को छोड़ करके अपने जिस मैं उसमें रह रहा हूं महानगर के जीवन को छोड़ करके मैं सुदूर किसी नदी निर्झर यानी कि निरंतर बहने वाली नदियों के पास, जहां बहुत सारे वृक्ष समूह हो, लता कुंजे हों, और इसी तरीके से पक्षी कुल कलरव, कलरव मतलब होता है जो पक्षियों का जो चहचहाट होती है उसे हम कलरव कहते हैं। तो पक्षी कुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम, ऐसा वन प्रदेश जहां पे पक्षियों के कुल यानी कि बहुत सारे पक्षी जहां पर कलरव कर रहे हैं, जहां पर उनकी चहचहाट सुनाई दे रही है, ऐसे वन प्रदेश में जाने की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं कवि अपने जो हरिदत्त शर्मा जी हैं वो बोला गया। तो शायद आपको इसकी समरी समझ में आई होगी, इतनी सी है कि जो हमारे हरिदत्त शर्मा जी हैं बहुत परेशान है आजकल के इस आधुनिक समाज की इस बनावट से, उसमें खास तौर से प्रदूषण को लेकर चिंतित है। ये चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे समाज में खास तौर से महानगर की बात कर रहे हैं, महानगर में बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी अनेक समस्याएं हो रखी हैं, उससे ये बहुत ज्यादा मतलब दुखी हो चुके हैं और अब ये चाहते हैं कि ये सब छोड़ करके मैं अपने बहुत दूर वनों की तरफ चले जाऊं, ऐसी जगह पे चले जाऊं जहां पर मुझे लता कुंज मिले, पक्षी कुल का एक कलरव सुनाई दे मुझे, और मुझे बड़े बड़े वृक्ष हों, नदियां, निर्झर नदियां वहां पर बहती हों, ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि क्या इसका दृष्टिकोण है अपने कवि का, किस तरह से वो बात कर रहे हैं। अब उन चीजों को वो शब्दों में कैसे पिरो करके हमें बता रहे हैं कविता के रूप में, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं पहले वाले हमारे पास जो पैरा दिया गया उसमें से। इसमें बोला गया दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। शुचि का मतलब होता है शुद्ध, जैसे शुचिता एक शब्द होता है वो यहीं से बना हुआ है। शुचिता यानी शुचि मतलब होता है स्वच्छ, शुद्ध। तो शुचि पर्यावरणम जो चैप्टर का नाम, हमारे पाठ का जो नाम है, इसका मतलब है क्लीन एनवायरनमेंट, उसकी बातचीत की जा रही है। ये बोले दुर्वहम अत्र, ये असल में जो आपको दिख रहा है इसका अगर हम देखें संधि विच्छेद करके हम समझने की कोशिश करें, ये लिख रखा है दुर्वहम अत्र, इस तरह की बात यहां पे बोली जा रही है। यानी कि दुर्वहम मतलब होता है कठिन, अगर इसको समझने की कोशिश करें कठिन, दुष्कर, डिफिकल्ट, यानी कुल मिलाकर के बहुत डिफिकल्ट हो गया। अत्र यानी कि यहां बहुत डिफिकल्ट हो गया। क्या डिफिकल्ट हो गया? जीवितम जातम, जीवन जीना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। तो कह रहे हैं कि यहां जीवन जीना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। प्रकृति रेव शरणम, ये भी, इसको भी हमें देखना पड़ेगा संधि विच्छेद अगर हम इसका करेंगे कि किस चीज से मिलकर बना होगा, तो हम समझेंगे कि ये बोलना चाह रहा है प्रकृति ही प्लस एव, यानी कि कहने का मतलब है प्रकृति धन एव, यानी कि सिर्फ प्रकृति ही एकमात्र शरण है। यानी ये कहना चाह रहे हैं इस पहली पंक्ति में कि यहां जीवन जीना बहुत मुश्किल हो चुका है, अब प्रकृति ही सिर्फ एकमात्र शरण है, यानी प्रकृति की शरण में अगर हम जाएं तो ही हमारा जीवन बच सकता है। फिर अगली बात में लिखते हैं शुचि पर्यावरणम, यानी कि स्वच्छ पर्यावरण। ये उनका बार बार ये ऐसा कहते रहेंगे क्योंकि ये अपनी बात को बार बार अपील कर रहे हैं हमसे कि शुचि पर्यावरण यानी पर्यावरण का शुद्ध होना जरूरी है। अगली पंक्ति में हम आते हैं, मैं एक साथ इसको समराइज भी कर दूंगा, लेकिन उससे पहले एक एक पंक्ति को समझ रहे हैं, एक एक शब्द को तोड़ करके। अगली बात बोली गई है महानगर मध्य, महानगर के मध्य में चलद निशम, चलद निशम। अब ये जो बात बोली गई है, एक चीज होती है इसका नाम है अनिशम, इन्हें आप हो सके तो नोट करना, पीछे पे आपको शब्दार्थ दिए गए लेकिन डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएंगे, इसलिए मैं तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं। अनिशम को अगर हम देखें तो ये मिलकर बना है अहर्निशम से, अहर्निशम से मिलकर के बना हुआ ये शब्द अहर्निशम से, और इसका मतलब होगा, निशम मतलब रात होता है, अहर्निशम मतलब दिन रात, तो इसका कुल मिलाकर के मतलब होगा दिन और रात। आपने सुना होगा किसी का नाम निशा होता है तो वह रात से संबंधित है, तो दिन और रात। तो इस तरीके से हमें समझ में आया अनिशम का मतलब दिन रात है। लेकिन यहां पे लिखा है चलद निशम, यानी कि इस चीज को जोड़ा गया है चलत के साथ। यानी कि अगर मैं बोलूं कि अनिशम, अनिशम प्लस चलत, धन चलत, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो यही चीज को उन्होंने लिखा हुआ है चलद निशम, इसी चीज को उन्होंने लिखा हुआ है चलद निशम, यानी कि चलते रहते हैं दिन रात। अब आपको शायद थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा चलद निशम, आई एम सॉरी, यहां पर ये जो चीज लिखी गई है चलद निशम, चलद निशम, तो चलद निशम हमें समझ में आ रहा है किस चीज का वो है, ये इस चीज को जोड़ के बना है अनिशम प्लस चलत। अनिशम मतलब दिन रात चलते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, महानगर मध्य, महानगर के मध्य में दिन रात चलते रहते हैं। कौन चलते रहते हैं? साथ में बताना है कालायश चक्रम, यानी कि काल के चक्र में, यानी कि समय के चक्र में, जैसे हम घड़ी को एक बार एक लिए समझ लें तो घड़ी के इस चक्र में दिन रात चलते रहते हैं, यानी कि सुबह से लेकर रात तक 24/7 टाइप की बात कर रहे हैं। महानगर मध्य चलद निशम कालायश चक्रम, यानी काल के चक्र में दिन रात चलते रहते हैं। मनः शोषयता, ऊपर भी अभी परिचय में भी बताया गया था, मनः शोषयता यानी कि मन को सोखते हैं। तनु पेशयद, यानी कि तन को पीसते हैं, यानी शरीर को पीसते हैं, मन को सोखते हैं। भ्रमति सदा वक्रम, और सदा वक्र तरीके से, टेढ़े मेढ़े तरीके से घूमते रहते हैं। वक्रम मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा,
आपने शायद अष्टावक्र जी का नाम सुना होगा, तो क्योंकि वो 8 तरह से उनकी जो काया थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, इसके कारण उन्हें अष्टावक्र कहा जाता था। तो इसीलिए बोला गया मनः शोष्यत तनुपेशद भ्रमति सदा वक्रम, यानी कि मन को सोखता है, तन को पीसता है और सदा ही भ्रमण करता है, यानी कि सदा ही घूमता रहता है टेढ़ा मेढ़ा। अब ये बात किसकी चल रही है आप समझ रहे होंगे। तो फिर उसके बाद अगली लाइन पढ़ता हूं, दुर्दांते दशनेर मुना शाने व जन ग्रसनम, यानी कि इसको अगर हम तोड़ के समझने की कोशिश करें तो ये कहना चाह रहे हैं दुर्दांतई दशनई, इसको मैं ऐड करके समझाता हूं इसे, दुर्दांतई दशनेर मुना, ठीक है, अमुना। तो इसमें बोला गया दुर्दांते का मतलब होता है, दुर्दांत मतलब बहुत ज्यादा क्रूअल टाइप का, या दुर्दांत मतलब बहुत ज्यादा डरावना टाइप का, स्केरी टाइप का। तो डरावना यानी कि बहुत ज्यादा डरावना है। क्या है वो डरावनी चीज, अभी हम पता करते हैं इसके बारे में। बहुत ज्यादा डरावना है। दशनई मतलब दांत हैं इसके बहुत ज्यादा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए जरा, ठीक है। अभी हमारे पास बोला गया है दुर्दांत ही दशनई अमुना शान नेव जन ग्रसनम। ये शान नेव है जिसको हमें फिर से तोड़कर समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ना एव श्यात, ऐसा हम समझ सकते हैं इसको। श्यात मतलब होता है शायद, हम कह रहे हैं ऐसा ना ही हो, जैसे हम कहते हैं ना कि ना करे नारायण, यानी कि ऐसा ना ही हो कि ये जन को ग्रस दे, यानी कि जन को यानी जनता को खा जाए। कौन खा जाए? जिसके डरावने दांत है। अभी किस चीज की बात चल रही है, इस पूरे पैराग्राफ को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मैंने शुरुआत से कहा था कि यहां पर जीवन जीना बहुत कठिन है, सिर्फ प्रकृति ही एकमात्र शरण है। और उसके बाद ये कहते हैं शुचि पर्यावरण यानी कि स्वच्छ पर्यावरण की मांग करते हैं। फिर ये आगे बता रहे हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि कठिन है जीना। ये बता रहे हैं महानगर मध्य चल दिनेशम कालायश चक्रम, यानी कि काल के चक्र में महानगरों में दिन रात चलता है। हमने पूछा कौन है वो, बोल रहे हैं मन को सुखाता है, तन को पीसता है, भ्रमति सदा वक्रम। अब एक पहेली हमें दे रहे हैं कि मन को हमारे वो सोखता है, तन को हमारे पीस देता है, सदा ही टेढ़ा मेढ़ा घूमता है, जिसके दांत बड़े डरावने दांत है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जनता को ही खा जाए। ये बात कर रहे हैं गाड़ियों की, ये बात कर रहे हैं कुल मिला के इस टेक्नोलॉजी की, जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी प्रकृति पर हावी होती जा रही है। स्पेशली अगर हम बात करें विशेष रूप से, ये यहाँ पर गाड़ी के पहिए को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी के पहिया समझाना एक सूचना मात्र है, एक सूचक की तरह काम कर रहा है। सिर्फ गाड़ी के पहिए से इनकी दुश्मनी है ऐसा नहीं है, वो इन्होंने एक अतिशयोक्ति रूप में इसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कुल मिलाकर कहना चाह रहे हैं कि जो ये चीजें हमारे आसपास, जो वैज्ञानिक उपकरण हमारे आसपास हैं, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। एक सूचक रूप में उन्होंने पहिए को लिया, गाड़ी का पहिया यानी कि उससे संबंधित गाड़ी, ट्रेन वगैरह सब कुछ की बात वो कर रहे हैं। तो इसको ऐसा ना समझा जाए कि सिर्फ वो गाड़ी के खिलाफ है, वो उस अंधांधुकरण की, मतलब जो एक तरह से अंधांधुकरण जो चल रहा है, यानी कि एक तरह से जो वैज्ञानिकरण चल रहा है, लेकिन उसमें प्रकृति का जो दोहन की जगह प्रकृति का शोषण जो हो रहा है उसके वो खिलाफ है, ठीक है। तो शायद आपको ये बात थोड़ी सी समझ में आएगी। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले पैराग्राफ के उसमें। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या है, देखिए। अब बोलते हैं कंजल मलिनम धूमम मुच्चति, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस बार वो कहते हैं कि कंजल मलिनम मतलब कि काजल के समान मलिन, यानी काजल जैसा मलिन। जैसे काजल आपने देखा होगा कैसे ब्लैक कलर का होता है, तो उस तरीके से काजल जैसा मलिन धुआं छोड़ता है। शतकटियानम का मतलब क्या होगा? शतकटियानम में अगर हम, अच्छा देखो, शकटियानम लिखा हुआ है। शत का मतलब हम जानते हैं 100 होता है, इसको आप ऐसे तोड़ के देखिए, शकटियानम, ठीक है। तो कुल मिला के जो शतकटियानम है, जो शकटियानम है, मैंने इसे गलत लिख दिया, शकटियानम लिखा, यह ठीक है। तो शत का मतलब होता है 100, ठीक है। 100 जैसे हम बोलते हैं शतक मार दिया, या फिर एक शतक बाद, यानी कि 100 साल बाद, ठीक है। तो 100, शत का मतलब 100 होता है, और शकटियानम का मतलब होता है वाहन, गाड़ी, व्हीकल, जो भी हम चीजें बोल सकते हैं इसको, उस तरह की चीजें जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी, स्कूटी, बाइक, इस तरह की चीजें। तो बोल रहे हैं कंजल मलिनम धूमम मुच्चति शतकटियानम, यानी कि काजल के समान जो धुआं होता है, ये 100 गाड़ियां जो चल रही है, 100 एक सूचना के रूप में कह रहे हैं, एक सूचक रूप में उसे कह रहे हैं, कि इशारे की तरह कह रहे हैं कि 100 गाड़ियां। जैसे हम कहते हैं कि आपको हमने 36 बार ये चीजें बता दी तब भी आपको समझ नहीं आई, तो हम ज्यादा जोर देकर कहने वाली बात होती है, उसी तरह की वो बात कह रहे हैं कि 100 गाड़ियां यहाँ पर घूम रही है। क्या कर रही हैं? वो काजल के समान धुआं छोड़ रही है। हम देखते हैं गाड़ियों से कैसे करके धुआं निकल रहा है, काला काला, तो उसकी बात कर रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? वाष्पयान माला, यानी वाष्पयान यानी कि ऐसा यान जिससे वाष्प निकलता है। जैसे हम समझते हैं कि ट्रेन वगैरह से वाष्प निकलता है। पहले वाली तो ट्रेन जो होती थी वो भाप इंजन वाली होती थी, वो तो वाष्प से ही चलती थी। लेकिन ये समझाने की कोशिश करें कि जो धुआं है एक माला टाइप की चलती रह रही है, एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी, अभी तक धुआं छटा, एक गाड़ी गई,
धुआं निकाला उसने, अभी वो धुआं छटाई था कि दूसरी वाली गाड़ी पीछे से आ गई, तो एक के बाद एक माला चलती रह रही है, वाष्पयान माला, उसके लिए उन्होंने यूज किया। संधावती वितरंती ध्वनम, न केवल धुआं छोड़ती है, उसके अलावा वितरित करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, किस चीज को, पूरी ध्वनि को। एक तरह से एयर पॉल्यूशन के साथ साथ आपका जो नॉइस पॉल्यूशन होता है वो भी हो रहा होता है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा होता है, क्योंकि वो इतनी तेज तेज हॉर्न वगैरह बजाते हुए चलते हैं, वो भी ध्वनि प्रदूषण का एक कारण होता है। यानानाम पंक्तियों ह्यानंता कठिनम संसरणम, संसरणम का मतलब होता है चलना, संसरणम का मतलब होता है चलना। अब इसका मतलब आप खुद समझने की कोशिश करो, इस लाइन का मतलब क्या है इस पंक्ति का। ये कह रहे हैं यानानाम पंक्तियों ह्यनंता, यानी कि अगर हम कभी जाते हैं रोड वगैरह में, अगर हम जाते हैं महानगरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, हम देखते हैं कि गाड़ियां ही गाड़ियां वहां पर लाइन से लगी हुई है, अनंत गाड़ियां लगी हुई है, अनंत एक तरह से सूचक रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, अनंत गाड़ियां पंक्ति में एक के पीछे एक ट्रैफिक सिग्नल में हम देखते हैं लगी हुई है। और उससे क्या दिक्कत होती है, इतनी दिक्कत होती है कि एक सामान्य इंसान के लिए कठिन हो जाता है चलना। अगर कोई पैदल यात्री है तो उसके लिए चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां होती है। इस चीज को उन्होंने एक चित्र में भी दिखाने की कोशिश की थी यहाँ पर, मेरे ख्याल से यहाँ कहीं देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, उसके बाद इस इंसान के लिए रोड को क्रॉस करना कितना मुश्किल हो जा रहा है, इसीलिए लिख रहे हैं कठिनम संसरणम। तो एक बार पूरा पढ़ लीजिए, कंजल मलिनम धूमम मुंचति शत शकटियानम वाष्पिन माला संधावती वितरंती ध्वनम यानानाम पंक्तियों ह्यानंतः कठिन संसरणम शुचि पर्यावरणम। तो वो यही कह रहे हैं कि वो आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं बार बार, और बाद में सॉल्यूशन बता दे रहे हैं अगली पंक्ति में कि शुचि पर्यावरणम। अगर आप डर गए सब सुन के कि अब क्या होगा हमारे पास कि इतने भयंकर दांतों वाला ये हमें खा ना जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऊपर बोला है, तो हर पंक्ति में आपको एक आश्वासन दे रहे हैं कि शुचि पर्यावरणम, अभी भी समय है पर्यावरण को, अगर आप शुचिता पर्यावरण की बनाए रखें, उसको शुद्ध करें, क्लीन एनवायरनमेंट की ओर अगर आप कदम बढ़ाएं, तो अभी भी शायद हम इन चीजों से बच सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि वो अगले उसमें क्या कह रहे हैं। बोले वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम, वायुमंडल भयंकर तरीके से दूषित हो चुका है, ना ही हमारे पास निर्मल जल बचा भी। तो इसमें कुछ ऐसा शब्द नहीं है जो हमें समझ नहीं आ रहा, सब समझ में आ रहा है। निर्मल जल भी हमारे पास नहीं बचा, मतलब मलिन जल है, हमें आरओ लगा करके अपने जल को पीना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें टैप वाटर हम आराम से पी लें, क्योंकि बहुत उसमें वो है, हमारे बाल खराब हो जा रहे हैं उसकी वजह से। लोग कहते हैं यहाँ का पानी खराब है, उससे तबियत लोगों की अलग खराब हो रही है। बोले कि निर्मल जल भी उपलब्ध नहीं है, वायुमंडल भृशम दूषितम, वायुमंडल भयंकर तरीके से दूषित हो चुका है। कुत्सित, अब देखिए यहाँ पर तोड़ तोड़ के पढ़ना, अगर आपको बड़ा वर्ड दिखता है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये कह रहे हैं कि बहुत सारी जो वस्तु हैं वो तो मिश्रित हैं, यानी कि मिलावट हो चुकी है वस्तु में। हम क्या पढ़ते हैं, कोई दिवाली का त्यौहार आता है या फिर कोई होली का त्यौहार आता है, हम पढ़ते हैं कि आज मिठाई की दुकान में ये पाया गया, वो पाया गया, मसालों की बात कर रहे होते हैं, तेल की या कुछ भी चीज़ों की हम बात कर रहे होते हैं, खाने पीने के जो आइटम होते हैं सब में मिलावटें होती है। अखबार में हम रोज पढ़ते हैं कि आज ये पकड़ा गया, मिलावटी ये बन रहा था, वो पकड़ा गया, और ये सब चीज़ें हम खा रहे हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, यानी कि हम लोग क्या खा रहे हैं, हम मिलावटी चीजों को खा रहे हैं। समलम धरातलम, कह रहे हैं कि जो पूरी धरातल है वो समलम हो चुकी है, यानी कि इसका मतलब है समलम, यानी कि मल युक्त हो चुकी है। मल मतलब होता है बेसिकली, इसका मतलब है गंदी हो चुकी है, पूरी तरीके से मलिन हो चुकी है, ठीक है। तो पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है जो हमारी धरातल है, उसमें पूरी तरीके से एक तरह से ऐसी मिलावटी चीजें फैलने से वो समलम हो चुकी है, यानी कि मलिन हो चुकी है। बस यही कहना चाह रहे हैं। करणीयम बहिरंतर जगति, अब अगली पंक्ति में वो उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करें, क्या करें। करणीयम बहिरंतर जगति, अब ये सुनने में बड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ और नहीं बल्कि ये इस चीज का रूपांतरण है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि बहिर प्लस अंतर जगति, ऐसे आप इसे समझ सकते हो तोड़ के। तो जगति मतलब क्या है, जगति मतलब ये दुनिया, जिसमें गति है वो है जगत। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं करणीयम बहिरंतर जगति तो बहिशुद्धिकरणम, बहुत जरूरत है क्या करने की, बाहर और अंदर शुद्धिकरण की, बहुत सारे शुद्धिकरण की बहुत जरूरत है, बाहर भी और अंदर भी। हमें अपने अंदर भी, एक इन्होंने पंक्ति में ये भी कह दिया कि आप सिर्फ बाहर बाहर मत देखो, अंतर शुद्धिकरण की भी बात है। क्यों बोला इन्होंने ऐसा, वो बोल रहे हैं कि हम देख तो रहे हैं कि चारों तरफ इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतना धुआं प्रदूषण, लेकिन कर कौन रहा है, हम ही तो कर रहे हैं। हम दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जा रहे हैं कि हम भी तो वो सब काम कर रहे हैं। हम भी तो जब जाते हैं हॉर्न बजा रहे हैं, हम भी तो प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं, हम भी तो कूड़ा कभी उठा के कहीं फेंक देते हैं। मैं देखता हूं लोगों को कि जाते हैं चिप्स खाया और फेंक दिया, चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया, कहीं भी कुछ खाया पॉलीथीन को सीधे फेंक दिया। हम किसी ऐसे स्थल पे गए, किसी हम मान लिया हिल स्टेशन में जाते हैं, अपने साथ हम खाने का सामान कुछ लेते हैं और वहीं पर हिल स्टेशन में चीजें फेंक देते हैं। शहरों में तो चलो एक बारी के लिए कूड़ा साफ करने की व्यवस्था भी होती है, लेकिन गाँव सुदूर जंगलों में वहां कौन सी ऐसी व्यवस्था है। वहां पर जाकर अगर हम पन्नी को एक बारी के लिए फेंक देते हैं, पॉलीथीन को, तो कौन उसे साफ करने के लिए आएगा। तो यही चीजें तो पर्यावरण को दूषित करेंगी। तो इसीलिए कहने की कोशिश कर रहे हैं कि करणीयम बहिरंतर जगति तू बहुशुद्धिकरण, बोले जरूरत है बहुत ज्यादा, सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी शुद्धिकरण की जरूरत है। तो यहां पर ऐसा कहना चाह रहे हैं, और इसका अंत में कह रहे हैं शुचि पर्यावरणम, यानी पर्यावरण को स्वच्छ करो, क्लीन करो। अगली पंक्ति में हम जाते हैं, अगला वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कंचित कालम
नहीं, अब ये बहुत प्यारी बात इन्होंने कहने लग गए। अब ये अपने मन की अभिलाषा आपके साथ व्यक्त कर रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं, उस चीज को आपके साथ ये शेयर करना चाह रहे हैं। देखते हैं जरा, ये बोल रहे हैं कंचित कालम, किसी काल में, नहीं मामस्मान नगराद। अब इसको तोड़ के देखते हैं, इसका मतलब है मम अस्मान नगरात, मम अस्मान नगरात बहुदूरम, वाह, अस्माम नगराम नगरात बहुदूरम। ये कहना है कि किसी काल में मैं अपने नगर से बहुत दूर चले जाऊं। किसी काल में ऐसा हो कि मैं अपने नगर से, जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ, इतने शोर में, इतने हल्ले में, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के बीच में, वो भयंकर दांतों वाले पहियों के बीच में जहां पर मैं रह रहा हूँ, कभी ऐसा हो जाए, अपने मन की कल्पना आपको बता रहे हैं कि मैं अपने नगर से बहुत दूर चला जाऊं, प्रपश्यामी, वहां देखूं, क्या देखूं, प्रपश्यामी, पश्यामी यानी कि आप समझ पा रहे होंगे, देखने की बात कर रहे हैं। प्रपश्यामी ग्रामंते, यानी कि ग्रामंते मतलब ग्राम प्लस अंते, यानी कि ग्राम के अंत में, यानी कि ग्रामंते, यानी कि कहने का मतलब है गांवों के जो अंतिम छोर टाइप के होते हैं, उस तरफ की बात करें, क्योंकि गांव भी फिर भी क्या होते हैं, थोड़े बहुत विकसित होते हैं, लेकिन आप गांव में भी अगर और अंदर घुस जाओगे, जहां जंगली इलाका होता है, उस तरफ जाने की इनकी अभिलाषा है। ये गांव में भी उस जगह नहीं जाना चाह रहे जहां पर लोग रह रहे हैं। ये बोले प्रपश्यामी, मैं देखूं, ग्रामंते निर्झर नदी, वो जो स्टार्टिंग में आपको बताया गया था शुरुआत में कि ऐसी कुछ चाहते थे कि वहां जाना, अब उस चीज को यहां समझा रहे हैं क्योंकि वो समरी थी। प्रपश्यामी ग्रामंते निर्झर नदी पयपूरम, मैं ऐसी नदियां देखूं जो निर्झर नदियां हैं, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं, जमा हुआ पानी, ऐसी नहीं, निर्झर लगातार बहने वाली नदियां देखूं, पयपूरम, जो हमेशा पय से पूरित हो। पय का मतलब क्या होता है, पय का मतलब होता है जल, पयपूरम। अच्छा, जल क्यों, आपने सुना होगा पयोधर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पयोधर किसका नाम होता है। ठीक है, आपको मैंने हिंट दे दिया है कि पय मतलब जल होता है, तो पयोधर किसका नाम होता होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कंचित कालम नयमामस्मन् नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामंते निर्झर नदी पयपूरम, किसी काल में ऐसा हो कि मैं अपने नगर से बहुत दूर चले जाऊं, मैं देखूं नदियों को, लगातार बहती हुई नदियों को मैं देखूं, जिनमें लगातार पानी हमेशा बहता रहता है, जो हमेशा पयपूरित रहती हैं। एकांते कांतारे, एकांते यानी एकांत में, कांतारे, कांतारे का मतलब होता है वन, एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम, और एकांत में, वनों में मैं किसी क्षण के लिए कम से कम मैं वहां पर अकेला संचरण करूं, मैं संचरण करूं, मैं स्यात् मतलब मैं ऐसा करूं। जैसे अभी इससे पहले था ना, मैंने आपको बताया था, इससे पहले एक वर्ड आया था शान्नते, जिसका मतलब था न एव स्यात्, यानी कि कभी ऐसा ना हो। ये कह रहे हैं कभी ऐसा हो इस बार, क्योंकि न जैसा वर्ड नहीं है, मैं स्यात् संचरणम, कभी मैं ऐसा संचरण करूं एकांत वनों में जाकर के। मैं संचरण मतलब होता है मैं पैदल चलूं, जैसे अभी ऊपर पे पैदल चल नहीं पा रहा था इंसान, तो उसी को यहां बता रहे कि वहां गाड़ियों के बीच में चलना कितना मुश्किल है, तो वो चाह रहे हैं, उस व्यथा को यहां निकाल रहे हैं कि काश मैं एक संचरण कर सकूं ऐसी जगह पे जो पूरी तरीके से प्रकृति से आच्छादित हो, ऐसी जगहों पे मैं अकेला घूमता रहूं एकांत वनों में, ऐसी इनकी अभिलाषा है। आगे पढ़ते हैं। हरित तरुणाम, देखो बच्चे इसे प्लीज इधर देखें, हरित तरुणाम, इसे तोड़ करके पढ़ें जब भी ऐसा पढ़ना हो, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, पहले देखिएगा। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीयाम, यानी कि कह रहे हैं कि हरित तरुणाम, यानी कि हरे हरे तरु, यानी कि हरे हरे वृक्षों को मैं देखूं, ललित लतानाम, लताएं जहां पर मैं देखूं, ललित लतानाम माला, यानी कि ललित लतानाम, लताओं की माला जो कि रमणीय है, जो कि मनमोहक होती हैं, ऐसी लताओं को मैं देखूं। कुसुमावली, कुसुम मतलब पुष्प का, ये एक तरह से आप जानते हैं पर्यायवाची होता है। कुसुमावली, वली मतलब होता है पंक्तियां, पंक्ति मतलब लाइन, क्यू, तो इस तरीके से कुसुमावली यानी कि फूलों की जहां पर पंक्तियां लगी हों। समीर चलिता, समीर हम जानते हैं कि हवा को, पवन को कहते हैं, जो पवन चलती है उसको हम समीर कहते हैं, उसका पर्यायवाची समीर चलिता, चालिता यानी कि जहां समीर चल रही हो। श्यान में वर्णिया, यानी कि मैं ऐसी चीज का वर्ण करूं, मैं ऐसी चीज का वर्ण करूं, यानी कि ऐसी चीजें मुझे उपलब्ध हों, ऐसी उनकी अभिलाषा है। तो चाह रहे हैं कि जहां पे हरित तरुणाम, जहां पे हरे भरे पेड़ पौधे हों, जहां पर लताएं हों, जहां पर उनकी लताओं और उनकी माला की रमणीय माला वहां पर उनकी उपस्थित हो, ऐसी जहां पर फूलों की बहुत बड़ी पंक्तियां हो, जहां पर एक सुंदर हवा चल रही हो, ऐसी जगह मुझे मिले, ऐसी उनकी अभिलाषा है। नव मालिका यानी नई मालिका है। रसालम यानी कि आम की बात कर रहे हैं। आमम मिलिता रुचिरम संगमनम, मुझे ऐसे रसीले आम मिले, यानी कि आप समझ रहे हो प्रकृति के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने के लिए इस तरह की उनकी कल्पनाएं चल रही हैं मन में, क्योंकि वो अभी जिस जगह पे बैठे हुए हैं, जहां पर वो चीजें लिख रहे हैं, वहां उनके लिए स्थिति बहुत दुर्भर है। उन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि बहुत मुश्किल है यहाँ जीना, लेकिन कम से कम इंसान अपनी कल्पनाओं में तो कुछ अच्छा सोच सकता है, तो वो यही यहाँ पर कर रहे हैं। वो अपनी कल्पनाओं में सोचने की, मैं ऐसे जंगल पे पहुंच गया जहाँ पे लताएं हैं, बहुत अनंत अनंत लताएं जहाँ पर है, जहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे हैं, जहाँ पर समीर पवन चल रही है, जहाँ पर नदियाँ हैं, निर्झर नदियाँ बह रही है जिनमें हमेशा पानी रहता है, जहाँ पर मैं रसीले आमों को ले रहा हूँ, कम से कम ऐसा हो, अपनी कल्पनाओं में वो सोच रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ के देखते हैं क्या बोला उन्होंने अगले उसमें। अब वो आपसे भी बोल रहे हैं,
अभी तक तो सिर्फ अपने अपने में बोल रहे थे, अब वो आपसे भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आपसे? बोल रहे हैं आई चल बंधो, ए बंधु चलो, हे दोस्त चलो। कहाँ चलो? आई चल बंधु खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। इतना लंबा से शब्द में लिख रहा होगा, हमें लग रहा होगा क्या लिखा हुआ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए लिखा हुआ खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, 4 शब्दों का मिक्सचर है ये। खग कुल, खग मतलब होता है पक्षी, यानी पक्षियों के कुल का कलरव जहां गुंजित होता है, ऐसे वन प्रदेश में चलो जहां पे हम सुबह उठते हैं। अगर आप सौभाग्यशाली हैं तो आप ऐसी जगह पे रहते होंगे कि आप सुबह उठते होंगे तो आपको चिड़ियों की चहचहाट आती होगी। जो लोग महानगरों में रह रहे हैं जहां आसपास पूरे कंक्रीट की अट्टालिकाएं बनी हुई है, उन लोगों को इस बारे में किसी भी तरह से नहीं पता कि कैसे सुबह उठने में, अगर हम 6-7 बजे अगर मॉर्निंग में जब उठते हैं, जब सूर्योदय हो रहा होता है, पक्षियों का कितना बढ़िया सा कलरव हमें सुनाई देता है। ये इतने ज्यादा सौभाग्यशाली नहीं है कि ये सब कुछ सुन सके, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आए चल बंधु, हे बंधु चलो। कहां चलो? खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, ऐसे वन देश में जहां पर खग कुल यानी कि पक्षियों के कुल का कलरव गुंजित हो रहा है, पूरा चहचहाट उनकी फैली हुई है, पुर कलरव। अब क्या बता रहे हैं कि चलो, क्यों चलो? क्योंकि बोल रहे हैं पुर, पुर मतलब शहर, यानी कि जिस जगह वो रह रहे थे अभी महानगर में, बोल रहे हैं पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, यानी कि जो पुर का कलरव है, यानी शोर 2 तरह का है। एक तो खग कुल कलरव है, यानी कि तो चिड़ियों की चहचहाट है, वो भी एक तरह का शोर है, लेकिन एक चहचहाट है जो गाड़ियों का पी पॉ पू पा टाइप का हॉर्न बज रहा है, दोनों में। लेकिन वो बोल रहे हैं कि यही फर्क है, वन प्रदेश में जब हम जाते हैं तो हमें खग कुल कलरव सुनने को मिलता है, लेकिन जब हम पुर में होते हैं, जब हम शहर में होते हैं, पुर कलरव, पुर का कलरव कैसा है? संभ्रमित जनेभ्यो, वो यहाँ के लोगों को भ्रमित करता है, जनेभ्यो को, उनका दिमाग खराब करता है, उनको इरिटेट करता है। जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, ऐसा सुख धारण करो। धृत मतलब होता है धारण करना, धृति क्षमा दमोस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह, ऐसा 10 लक्षण बताए हैं मनुस्मृति में उन्होंने, तो उसका जिक्र आया था तो इसलिए मैंने बोल दिया। धृत मतलब होता है धारण करना। तब समझ गए होंगे ये अपने दोस्त को, यानी कि हम सबको कह रहे हैं कि आई चल बंधु चलो खग कुल वन प्रदेश में, जहां पर आपके जो खग कुल कलरव है वो गुंजित है। क्यों चलो? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जो पुर का यानी कि जो शहर का कलरव है वो हमारी बत्ती को भ्रमित कर रहा है, इसीलिए हमें इस तरह का सुख संदेश धारण करने के लिए आपको कह रहे हैं कि हमें यहां कहीं चलना चाहिए। अगली बात बोल रहे हैं चाक चिक्के जालम, यानी जो चाक चिक्के जालम का मतलब होता है कि जिस तरह से चकाचौंध हमें शहरों में देखने को मिलती है, एक तरह से हम जाएंगे तो हमें लगेगा यार कितना सब कुछ, इतनी अच्छी लाइटिंग है, रात में हम जाते हैं सब कुछ चमक रहा होता है, बिल्डिंग्स बनी हुई है, बहुत बहुत कांच की बनी हुई है। बोल रहे जो चकाचौंध है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि चाक चिक्के जालम नो कुरियाय जीवित रसहरणम। ये कह रहे हैं कि ये चकाचौंध जो है आपको पता नहीं कर क्या रही है, ये कुर्याय जीवित रसहरणम। आप इसको अगर समझेंगे तो मैं तोड़ के दिखाता हूं इसको, जीवित और उसके बाद लिखा हुआ है रसहरणम, यानी कि ये जीवन के रस को हरण कर रही है। ये असली जो जीवन का रस है उससे आप अलग हो रहे हो, क्योंकि मानव एक प्रकृति का बना हुआ एक इंसान, मतलब हम कोई रोबोट नहीं है, हम प्रकृति से निकले हुए हैं। तो हम प्रकृति के जब नजदीक जाते हैं तो असली सुख हमें तब मिलता है। हमें सुख तब कभी नहीं मिलेगा, आप चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना दो, बड़े बड़े भवन बना दो, बड़े बड़े मॉल्स बना दो, बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स बना दो, आप कुछ भी बना दो, वो चकाचौंध आपको लास्ट में आपका मति भ्रमी करेगी, आपको वो सुख कभी नहीं दे पाएगी जो सुख आपको वन प्रदेशों में जाने पर, प्रकृति के नजदीक जाने पर मिलता है। तो वो उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चकाचौंध है ये आपके जीवन के रस का हरण कर रही है, आपके जीवन के रस को चुरा रही है आपसे। तो ये उस बारे में बातचीत करें, इसीलिए स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि अय चल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम, इसीलिए ऐसे वन प्रदेश की ओर चलो, क्योंकि हमें ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसी का सॉल्यूशन लास्ट में बोलते हैं सुचि पर्यावरणम, इसलिए अपने पर्यावरण को। अब देखिए लास्ट में जो पंक्ति कहते हैं बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें हमें एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्यारा संदेश है। अब ये कहते हैं प्रस्तर तले, प्रस्तर का मतलब होता है, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, प्रस्तर मतलब पत्थर होता है। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा, लता हम जानते हैं, लता मतलब लताएं जो होती हैं फूलों की, तरु गुल्मा यानी कि तरु मतलब पेड़, लता पेड़ों की लताएं, और गुल्मा यानी कि झाड़ियां तरह की जो चीजें होती है। नो भवतु पिष्टा, पिष्टा मतलब आप समझ सकते हो पीसतियां। अब मैं इसका मतलब बताता हूं, पीसना समझ लो आप थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है प्रस्तर तले यानी कि पत्थर के तले, यानी पत्थर के नीचे कहीं ऐसा ना हो, नो भवंतु पिष्टा, ऐसा कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि जो लता तरु गुल्मा, जो ये लताएं हैं पेड़ों की, जो पेड़ हैं और जो ये झाड़ियां हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये पत्थर के तले पिस जाएं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा इसलिए कहा कि आप खुद सोचें, आपका जो एक गांव रहा होगा आज से पहले, अपने पिताजी से, माताजी से, अपने जो भी आपके दादा दादी जी होंगे उनसे आप पूछेंगे कि हमारा जो गांव है, जहाँ पे हमारा पौराणिक, मतलब अगर हम किसी ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर गांव था, वृक्ष पेड़ वगैरह ऐसी जगह थी, जैसे मुझे अपना याद आ रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, अगर हम पूछें और हम अभी भी देखें तो पिछले ही 50 सालों के अंदर अंदर उसमें कितना भयंकर चेंजेस आए हैं।
क्योंकि पहले वहाँ पर पेड़ पौधे सब कुछ था, लोगों ने, क्योंकि हर किसी ने चाहा कि यार उनका भी एक अच्छा घर हो। उनका घर पहले ऐसा था, उन्होंने सोचा कि उसको सीमेंटेड टाइप का घर बनाया जाए, फिर किसी ने सोचा दुकान बनाई जाए। इस तरह से क्या होता है कि हम जमीन बढ़ाते रहते हैं, अपना दायरा बढ़ाते रहते हैं। पहले हमें सिर्फ अपने रहने के लिए, जरूरत के लिए सामान चाहिए था, लेकिन अब हमें हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही है। इसीलिए महात्मा गांधी जी कहते थे कि प्रकृति पेट भरने की इजाजत देती है, लेकिन पेटी भरने की इजाजत नहीं देती। और आज का मनुष्य लगभग पेटी भरने की ओर कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि रहने के लिए इंसान को कितना ही चाहिए, एक छोटा सा ही तो इलाका चाहिए होता है, लेकिन फिर भी हम अपने दायरे को बढ़ा रहे हैं। और जिस दायरे को हम बढ़ा रहे हैं वो अपनी आवश्यकताओं के लिए नहीं, अपनी नेसेसिटी के लिए नहीं, बल्कि अपनी लग्जरी के लिए, अपनी लग्जरी के लिए हम इन चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, ताकि हमें ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमादपूर्ण चीज़ें हमें मिलती रहे, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो वो वही बोल रहे हैं कि प्रस्तर तले ये लता पेड़ पौधे जमीन के नीचे धंस जाएंगे। हमने बोला कैसे धंस जाएंगे? वो बोल रहे हैं कि क्यों नहीं धंसेंगे, कल वो जमीन में जहाँ एक पेड़ है, आपको वहाँ पर एक होटल बनाना है, क्योंकि आपको पता है सामने से एक हाईवे निकल रहा है। अब वो हाईवे निकलेगा, आपके रेट की, आपकी जमीन की कीमत बढ़ चुकी है, आपने वो जमीन बेच दी। जिसने वो जमीन खरीदी उसने सबसे पहले आके पेड़ को हटाया, जब पेड़ को हटाया उसने एक होटल खड़ा कर दिया। अब ये होटल जो प्रस्तर, ये जो प्रस्तर तले, यही तो बोल रहे थे, वो पेड़ कहीं ना कहीं अगर हम देखें एक तरह से रूपक तरीके से अगर हम देखें तो वो पेड़ कहाँ चले गया? होटल ने दबा दिया उस पेड़ को, वो प्रस्तर के तले चले गया। ऐसा ही तो हुआ है आज। जितना भी हम अपने आसपास, अगर हमें ये विकासवाद अगर हमें दिखाई दे रहा है, अपने आसपास अगर हमें लग रहा है कि हमारी सभ्यता बहुत विकसित हो रही है, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं कि हम जो मौलिक आवश्यकताएं हमारी जो थी, ये सिर्फ एक कहने वाली बात नहीं है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझे तो भी हम जानते हैं कि पर्यावरण का एक सूची पर्यावरण का होना कितना जरूरी है, एक अच्छे एनवायरनमेंट का हमारे आसपास होना कितना जरूरी है। क्योंकि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अगर देखें तो हमें बताता है कि पेड़ पौधों को, अपने पेड़ पौधे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं वो अपने लिए। तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी। उससे क्या होगा कि जो हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में जो ग्लेशियर्स हमारे वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, उनके पिघलने से क्या होगा? समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है तो समुद्र के तटवर्ती इलाके डूब रहे हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है। और इसका एक छोटा सा जो इफेक्ट था वो यहां से निकल के आया है कि हमने अपने पेड़ पौधों को, आसपास की जो हरियाली है उसे हमने नष्ट करना चालू कर दिया और प्रस्तर तले डाल दिया, पत्थरों के तले डाल दिया। तो वो यही कहना चाह रहे हैं, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवति पिष्टा, कहीं ऐसा ना हो कि वो पिस जाए प्रस्तर तले। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्ट। पाषाणी सभ्यता यानी कि कहते तो हम हैं कि एक जमाना था जैसे हम पाषाण काल कहते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में पाषाण काल वो नहीं है, वो तो हम लोगों ने नाम रख दिया कि एक जमाने में आदि मानव लोग रहते थे, उसको स्टोन एज कहते थे, पाषाण काल कहते थे, जब लोगों को आग क्या होती है ये भी नहीं पता था, आदि मानव टाइप कर देते थे। वो कह रहे हैं वो उतना पाषाण काल नहीं है, पाषाण काल अब हो रहा है। चारों तरफ देखो क्या है, पाषाण ही तो पाषाण है, पत्थर ही तो पत्थर है, यहाँ बिल्डिंग वहां बिल्डिंग, घर में हमारे एक सनलाइट नहीं आ पा रही ढंग से, इतना ज्यादा हमने चारों तरफ से बिल्डिंग्स बना दी है। तो कह रहे हैं कि पाषाणी सभ्यता निसर्गे, निसर्गे यानी प्रकृति को, शान समाविष्ट, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाषाण सभ्यता जो है ये प्रकृति को अपने आप में समाविष्ट कर ले, यानी कि हमारी प्रकृति पूरी तरीके से कब्जे में आ जाए पाषाण के। यानी कि अभी एक जमाना था जब हमारी पृथ्वी हरी हुआ करती थी, हमारी पृथ्वी में पेड़ पौधे सब हुआ करते, लेकिन अब वो दायरा धीरे धीरे कम होता जा रहा है और पत्थर और सीमेंट और कंक्रीट इसे घेरता जा रहा है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्ट, यानी पाषाणी सभ्यता कहीं हमारी प्रकृति को अपने आप में समाविष्ट न कर ले। मानवाय जीवनम कामये, अपनी बात कह रहे हैं, अंतिम बात जो वो कहना चाहते थे वो कह रहे हैं, मानवाय जीवनम कामये, मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं। ये कह रहे हैं अपने जो लेखक है, जो अपने कवि हैं, मानवाय जीवनम कामये, मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं। नो जीवनम मरणम, नो जीवन मरणम, मैं ऐसे जीवन की कामना नहीं करता जो मरा हुआ है, यानी कि ऐसा नहीं कि जिसमें जीवन तो है लेकिन वो अमृत प्राय है, यानी कि सिर्फ जीवन कहने के लिए है लेकिन जीवंतता नहीं है, ऐसे जीवन की मैं बात नहीं करता, ऐसा कह रहे हैं कवि। वो कह रहे हैं मैं भी चाहता हूं कि जीवन में कामना हो, मुझे ऐसा मत समझ बैठना कि आप में नेगेटिविटी फैला रहा हूं। बोल रहे हैं मैं वो बोल रहा हूं जो हो रहा है, और ये बोलना पड़ेगा। कामना मेरी भी है कि आप लोग इस अच्छे तरीके से रहें, आपका भी जीवन अच्छा हो, ऐसी कामना मेरी भी है, लेकिन मैं ऐसे जीवन के खिलाफ हूं जो मृत प्राय हो, जिसमें जीवंतता ना हो, जो सिर्फ इस तरीके से जो प्रकृति से विलगित हो चुका जीवन है, मैं ऐसे जीवन की कामना नहीं करता। ऐसे हमारे कवि कह रहे होते हैं। तो ये बात इसमें उन्होंने हमें बताई गई है। ठीक है, अगर आपको अब कोई भी शब्द अर्थ देखने को, मुझे नहीं लगता कि कोई शब्द मैंने छोड़ा नहीं, इसलिए मुझे अलग से इसमें आने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपकी बुक में आपको दिखेगा कि सारे शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, क्योंकि मैंने शब्दार्थ साथ साथ बता दी, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अलग से इसे कुछ बताना चाहिए। फिर भी आपकी किताब अगर आप निकालेंगे, आपकी जो पुस्तक है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ों का शब्द समझ में आएगा, और ज़्यादा बेहतर तभी रहता है कि जब हम हाथों हाथ समझ ले चीज़ों को। सिर्फ एक दो बार आप रिवाइज करना, जिस तरीके से मैं बीच बीच में लिख रहा था ऐसे करके अगर आप रिवाइज करते हो तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस पार्ट से कुछ भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और निश्चित ही आप उसका उत्तर देने में सक्षम अपने आप को पाएंगे।
तो इस तरीके से इसको सिर्फ एक कविता, इसको सिर्फ एक इस तरीके से कि इसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ बोली गई है हरिदत्त शर्मा जी के द्वारा जो कि हमारे मार्क्स लाने के लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। ये एक विचारणीय बिंदु है। इस चीज़ों को न केवल आप खुद पढ़ें, आत्मसात करने की भी कोशिश करें कि कम से कम अपना जन्मदिवस जब हमारा होता है, जब हमारा बर्थडे होता है, उस दिन कम से कम एक छोटा सा पौधा, जितना भी हमारे पास स्पेस है वो लगाएं। कम से कम अपने घर में, अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है तो कम से कम गमले में ही हम पौधे लगाएं। कुछ तो हम अपने हिसाब से प्रयास करें। हम कोशिश करें लोगों में अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाने की कोशिश करें। अपने घर परिवार में अपने बड़ों को एक बार इस कविता को पढ़ें जैसे मैंने पढ़ा, और वैसे ही उन्हें अर्थ समझाते हुए चले, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और हम सभी की जो पहली माँ है वो हमारी प्रकृति माँ है, तो इसीलिए उस प्रकृति यानी कि प्री क्रिएशन, प्रकृति यानी जो पहले से क्रिएटेड है, उस प्रकृति को कहीं ना कहीं हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, उस प्रकृति को कहीं ना कहीं हम नष्ट करते जा रहे हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, और बहुत तुच्छ और निम्न सी आवश्यकताओं के लिए। लेकिन ये कलेक्टिव तरीके से काम हो रहा है, यानी कि ये एक इंसान ऐसा नहीं कर रहा, सब लोग ऐसा कर रहे हैं। एक अंधाधुंधकरण चल रहा है यहाँ पर, यानी कि एक के पीछे एक जो भेड़चाल होती है वो चल रही है। हमें आज सब कुछ चाहिए, हमें चाहिए कि ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, और स्थिति आज इस तरह की आ चुकी है। आप देख रहे होंगे कि महानगरों में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। वहाँ पर मौसम ऐसा हो जाता है कि लोगों को मास्क लगाना पड़ रहा है, कि वो सांस लेने लायक वहाँ पर नहीं बची। जो वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो बता रहा है कि एयर वहाँ की रहने लायक ही नहीं बची। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हमें कोशिश करनी की अपने पर्यावरण को बचाने की। हमें व्हीकल्स का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो अभी नए तरह के जो ग्रीन व्हीकल्स आ रहे हैं, उस तरह के व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहिए। पेट्रोल, डीजल इंजन, इस तरह से चलने वाली चीज़ों को थोड़ा सा हमें कम करना होगा, क्योंकि ये हमारे वायु को प्रदूषित कर रही है और इसके बहुत बहुत वृहद मात्रा में इसके प्रभाव होते हैं। वो एक दूसरा विषय होगा, उसको हम किसी दिन और डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इतने समझदार जरूर हैं कि आप जानते हो कि ये किस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे वातावरण को धूमिल करता जा रहा है। इसीलिए हम लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, अगर आपको लगा कि ये चीज़ें सिर्फ हमारे अध्याय से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ हमारे परीक्षा में आ जाए और हमारे नंबर मिल जाए, सिर्फ उससे संबंधित नहीं है, और अगर आप दिल से चाहते हैं कि शुचि पर्यावरणम, तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना चाहिए शुचि पर्यावरणम। अभी के लिए मित्रों इतना ही, मिलता हूँ आपको। अगर आपको लगता है इसके प्रश्नोत्तर हमने करने चाहिए तो आप बता सकते हैं, उसे हम कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि चीज़ों का अर्थ जान लेना ही अपने आप में पूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके बाद कोई भी तरह का प्रश्न इससे बनता है तो आप उसका उत्तर देने में अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।